Good morning, students. Today we will start a second chapter, that is nature and valuation of goodwill. This is a very important chapter. So firstly, you should know about the meaning of goodwill. So in simple language, goodwill, it is an intangible asset. You have already done in +1. Goodwill is an intangible asset. It is a reputation of business. It helps in earning profits. So it is an intangible assets and assets which cannot be seen and touched. It does not have an existence separate from that of an enterprise. अगर एंटरप्राइज है, कोई बिजनेस है, तभी गुडविल की वैल्यू है. विदाउट बिजनेस गुडविल की कोई भी वैल्यू नहीं है. सो द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर. इट मीन्स कि जो भी वैल्यूएशन हम गुडविल की फाइंड आउट करते हैं कि गुडविल की वैल्यू कितनी है. जैसे +1 में आपने किया गुडविल 20,000 है, गुडविल 10,000 है, तो ये 20,000 10,000 जो हमने कैलकुलेट करना है, ये डिपेंड करता है कि जो कैलकुलेशन कर रहा है पर्सन वो किस मेथड को यूज़ कर रहा है, कौन सा वे यूज़ कर रहा है बिजनेस की गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ द गुडविल. अगर रेपुटेशन अच्छी होगी बिजनेस की, गुडविल अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली उस जो बिजनेस के प्रॉफिट जो हैं वो इंक्रीज होंगे. इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर्स टू द प्लेस ऑफ बिजनेस. सो कस्टमर्स को भी ये अट्रैक्ट करता है. जो बिजनेस रिप्यूटेड होता है, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, ऑटोमेटिकली कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं. इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स. बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं. सो फॉर एग्जांपल ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, रेपुटेशन. तो ये बहुत सारे ऐसे हैं. फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप किसी कंपनी ने किसी एक रिप्यूटेड कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो उस केस में कोई जॉइंट वेंचर कर लिया, तो ऑटोमेटिकली जो पहली कंपनी है उसकी रेपुटेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी गुडविल भी इंक्रीज़ हो जाती है. सो इस तरह से देयर आर सम फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यू को. सो उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ गुडविल करना है. दीज आर द सिंपल टाइप्स ऑफ गुडविल. सो फर्स्ट गुडविल इज़ रैट गुडविल. रैट गुडविल का मतलब क्या है? रैट गुडविल का मतलब है कि रैट की तरह जब कंज्यूमर का बिहेवियर होता है. अब रैट का बिहेवियर कैसा है? रैट का बिहेवियर है कि वो अपने खाने को फाइंड करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस घूमता रहता है. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस घर में वो जा रहा है उस घर का ऑनर कौन है. सो इसी तरह से कंज्यूमर्स होते हैं जो गुडविल को क्रिएट करते हैं. किस तरह की गुडविल? रैट गुडविल को क्रिएट करते हैं. और उन कंज्यूमर्स का नेचर कैसा होता है? रैट की तरह कि उन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ करना है जहाँ से उनको, जिस कंपनी का उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, मतलब जहाँ से भी उनको वो प्रोडक्ट मिल रहा है वहाँ से वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो. तो इस तरह से जो कंज्यूमर डिफरेंट कंपनीज़ की गुडविल को क्रिएट करते हैं उनको हम कहते हैं रैट गुडविल. मतलब उनका मेन मोटिव क्या होता है? सिर्फ अपनी नीड को सेटिस्फाई करना, चाहे वो प्रोडक्ट जो है किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो. सेकेंड जो गुडविल आती है वो आती है कैट गुडविल. कैट का नेचर क्या होता है? कैट अपने खाने को ढूंढने के लिए, दूध को ढूंढने के लिए एक स्पेसिफिक उसकी प्लेस वो फिक्स करती है जहाँ से उसको रोज़, मतलब उसने जाना है और वहाँ से दूध पी के वापस आना है. तो एक स्पेसिफिक प्लेस है. अगर उस घर का जो ऑनर है, चाहे वो चेंज हो रहा है, मान लो उस घर में जो पहले ऑनर्स थे वो उस घर को छोड़ के जा चुके हैं, अब वहाँ पे ऑनर और कोई है, लेकिन कैट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऑनर जो मर्जी है, उसको किससे मतलब है? उससे दूध पीने से मतलब है कि इस जगह पर मुझे दूध मिलता है तो मैंने इस जगह पर रोज़ जाना है और वहाँ से दूध पी के वापस आ जाना है. तो इस तरह के जो कंज्यूमर होते हैं वो कैट गुडविल क्रिएट करते हैं. तो ये कंज्यूमर्स क्या होते हैं? इनको सिर्फ ये होता है कि हमने जो है इस कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, चाहे उस कंपनी का ऑनर जो भी है, उनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो ऑनर के लिए लॉयल नहीं है, वो उस कंपनी के मैनेजमेंट के लिए लॉयल नहीं है, उनको सिर्फ वो प्रोडक्ट चाहिए. तो उनको अगर जहाँ से अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट मिल रहा है, वो एक मतलब स्पेसिफिक प्लेस पर जाएंगे, एक स्पेसिफिक कंपनी के पास जाते हैं. चाहे वो कंपनी अगर मर्ज हो रही है, कंपनी को कोई टेक ओवर कर रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उन्होंने ये देखा है कि हमने इसी जगह पर जाना है, इसी कंपनी के प्रोडक्ट को हमने परचेज़ करना है. तो वो लॉयल किसके लिए है? वो लॉयल उस प्रोडक्ट के लिए हैं. उनको ऑनर से कोई मतलब नहीं है. रैबिट गुडविल होती है. रैबिट गुडविल का मतलब क्या है? रैबिट की एक नेचर है कि रैबिट जो है हमेशा
जब भी अपने खाने के लिए कोई चीज़ ढूंढता है तो उसे ये होता है कि पास से, नियर बाय मुझे वो चीज़ मिल जाए। तो इसी तरह से ये कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये गुडविल कैसे क्रिएट करते हैं, ये देखते हैं कि इनके नियर बाय इनको कौन सी जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, जो प्रोडक्ट इनको आसानी से मिल जाए, इनको ज़्यादा एफर्ट्स ना करने पड़े, इनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। सो नियर बाय इनको जो प्रोडक्ट मिल जाता है उस तरह से वो अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये रैबिट नेचर के कस्टमर्स होते हैं जो रैबिट गुडविल को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आती है डॉग गुडविल। डॉग का नेचर क्या है, डॉग जो है लॉयल होता है अपने जो उनके ऑनर है उसके लिए। सो इस तरह के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हमेशा लॉयल होते हैं, किसके लिए, कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनके लिए। कंपनी के उन्होंने ये देखना है कि हमने इस कंपनी का, इस जो ओनर है इसकी कंपनी के ही प्रोडक्ट को हमने परचेज़ करना है, चाहे वो प्रोडक्ट जिस तरह से मर्जी बना रही है। हमें पता है कि रतन टाटा की ये कंपनी है, टाटा कंपनी है, इट मीन्स इनके अंदर ये प्रोडक्ट है तो हमने ये प्रोडक्ट परचेज़ करने हैं, क्योंकि हमें रतन टाटा पर पूरा फेथ है, पूरा विश्वास है, हम उसके लिए लॉयल हैं। सो ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये मैनेजमेंट के लिए लॉयल होते हैं, ये ऑनर्स के लिए लॉयल होते हैं और उसी कंपनी के प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। अगर वो ऑनर, अगर रतन टाटा जो है किसी और प्रोडक्ट को स्टार्ट कर देता है, कोई और प्रोडक्ट सेल करने स्टार्ट कर देगा, तो उन्होंने ये देखना कि प्रोडक्ट कौन सा है, उन्होंने ये देखना कि उसका ऑनर कौन है। उसका ऑनर कौन है, रतन टाटा ऑनर है, इट मीन्स प्रोडक्ट बेस्ट होंगे, कि उनको फेथ है, ये लॉयल हैं किसके लिए, उस ऑनर के लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो ये जो कस्टमर्स होते हैं ये डॉग नेचर के कस्टमर होते हैं जो कि लॉयल होते हैं अपने ऑनर के लिए, जहाँ उनका ऑनर जाता है उसके पीछे पीछे ये जाते हैं। सो ये जो कस्टमर्स होते हैं ये क्रिएट करते हैं डॉग गुडविल। तो ये तो कि सिंपल जो टाइप्स हैं गुडविल की। इस तरह का क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत कम पूछा जाता है, ये जस्ट आपकी जो है यू कैन से दैट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सो मेन जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, इन अकाउंटेंसी गुडविल क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। तो फर्स्ट वन इज़ परचेज गुडविल एंड सेकेंड वन इज़, फर्स्ट इज़ परचेज गुडविल एंड सेकेंड वन इज़ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल जो होती है इसको हम मेनली कंसीडर करते हैं। परचेज गुडविल को शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। जिस गुडविल को आप पढ़ रहे हैं +1 में आपने पढ़ा कि गुडविल की वैल्यू इतनी है, वो कौन सी गुडविल है, परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है कि किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे बिजनेस को परचेज़ किया तो उस बिज़नेस के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी गुडविल भी परचेज़ कर ली, उसकी रेपुटेशन भी परचेज़ कर ली, उसका नाम भी परचेज़ कर लिया, तो हम कहते हैं परचेज़ गुडविल। तो ऑटोमेटिकली जब उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा उस बिज़नेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पर उसकी गुडविल की वैल्यू भी होगी। सो कैसे कैलकुलेट की जाती है परचेज़ गुडविल, एक सिंपल सी एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर ए ने परचेज्ड a firm for rupees, you can say that 10 lakh, जिसकी फर्म की एसेट्स थी 10 लाख की और लाइबिलिटीज़ थी 2 लाख की। क्लियर? सो जब मिस्टर ए ने परचेज़ की फॉर्म 10 लाख की, उसकी एसेट्स हम मान लेते हैं 20 लाख और लाइबिलिटीज़ को मान लेते हैं 12 लाख। ठीक, अब फॉर्म परचेज़ कर रहा है मिस्टर ए, तो उसकी एसेट्स भी उसको परचेज़ करनी पड़ी, उसकी लाइबिलिटीज़ भी उसी को पे करनी पड़ेगी क्योंकि उसने सारी की सारी फॉर्म को परचेज़ कर लिया। अब उसकी एसेट्स के लिए भी मिस्टर ए लाइबल है और लाइबिलिटीज़ के लिए मिस्टर ए लाइबल है। मिस्टर ए ने क्या किया, एसेट्स में से पहले तो जो लाइबिलिटीज़ थी, मान लो बैंक से लोन लिया था, किसी क्रेडिटर को पैसा देना था, तो वो पे कर दिया। तो इट मीन्स 20 लाख में से अगर लाइबिलिटीज़ पे कर देता है ए, यानी कि ₹12 लाख, तो अमाउंट बचता है 8 लाख। इट मीन्स मिस्टर ए के पास जो बिज़नेस आया वो 8 लाख का आया। 8 लाख का बिज़नेस मिस्टर ए ने लिया अगर एसेट्स लाइबिलिटीज़ माइनस कर दी जाए, बट मिस्टर ए जो है वो पे कर रहा है 10 लाख। वैल्यू जो बिज़नेस की 8 लाख है, पे वो कर रहा है 10 लाख, तो 2 लाख एक्स्ट्रा वो पे कर रहा है। व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ द गुडविल। वो 2 लाख एक्स्ट्रा किसके लिए पे कर रहा है, क्योंकि उस बिज़नेस का बहुत ज़्यादा नेम है मार्केट के अंदर, बहुत फेमस है वो फर्म, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं उसके जो उसके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं। तो
8 लाख की वैल्यू के बदले में वो 10 लाख पे कर रहा था, 2 लाख जो है वो गुडविल है। सो इस तरह से गुडविल कैलकुलेट की जाती है, परचेज गुडविल। सेकेंड वन है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब कोई आपने खुद का बिजनेस शुरू किया और आपने धीरे धीरे मेहनत की, अपने प्रोडक्ट की जो है वो प्लेस बनाई मार्केट के अंदर। सो इस तरह से आपने अपनी जो फर्म है, अपने बिजनेस की गुडविल को क्रिएट किया, इंक्रीज़ किया, यानी कि खुद आपने गुडविल क्रिएट की है। तो उस केस में इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, उसको एसेट नहीं माना जाता और ना ही उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट में। ऐसा क्यों? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर है, क्योंकि जो गुडविल है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर आती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि परचेज गुडविल को आप अपने अकाउंट्स में शो करोगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आपने अकाउंट्स में शो नहीं करना। सो ये होगी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। आई विल सेंड सम नोट्स रिगार्डिंग द थ्योरी। सो नेक्स्ट वन इज मेन जो आपका टॉपिक है मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देयर आर मेन 3 मैथड्स of valuation of goodwill. In first method, average profit method we can classify it in 2 categories. First one is simple average profit method and second one is weighted average profit method. So सबसे पहले हम average profit method फर्स्ट मेथड को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट मेथड के फर्स्ट पार्ट को करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिस इज़ वेरी सिंपल। इस मेथड के थ्रू अगर आपने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करना है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जब टोटल प्रॉफिट्स को आपने नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। देन सेकेंड आता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये है कि अगर आप किसी बिजनेस को, किसी फर्म को परचेज कर रहे हैं तो उस टाइम तक जितने प्रॉफिट्स हैं फर्म के, आप उतने प्रॉफिट कितने सालों में अर्न करोगे, कितने आने वाले सालों में अर्न करोगे, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कि अगर 10 लाख तक के प्रॉफिट्स हैं फर्म के तो आप इस 10 लाख के प्रॉफिट को कितने सालों में परचेज करोगे, अर्न करोगे? 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर्स में। दिस इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो क्वेश्चन की हेल्प से हम करते हैं। एग्जाम्पल आपको गिवन है 2013 ईयर है, टाइम पीरियड गिवन है कि 2013 में प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने 1 लाख, 2014 में अर्न किया 2 लाख, 2015 में ब्रैकेट में है 1 लाख यानी कि लॉस, 2016 में 3 लाख। सो फाइंड आउट गुडविल